Hello students, audio quality is right. Hey everyone, welcome back. कई दिनों बाद लेक्चर ले रहे हैं हम, वो भी लाइव लेक्चर है आपका। फॉर द फर्स्ट टाइम 12 स्टेटिस्टिक्स का हम लेक्चर रख रहे हैं लाइव। सो जस्ट कमेंट करके बता दीजिए कि लेक्चर ऑडिबल है अच्छे से, बिकॉज विजिबिलिटी तो है यहाँ पे, आई कैन सी इट। इज़ इट प्रॉपरली ऑडिबल? ओके, सो अच्छे से ऑडिबल भी है एंड होप आई होप सो कि ये प्रॉपरली विजिबल भी है। वी विल स्टार्ट द लेक्चर जिसमें हमें एक्सरसाइज 1.2 पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी का सॉल्व करना है हमें। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 की थी। वी विल वेट 2-3 मिनट्स, डिस्कशन करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, ताकि तब तक अगर कोई स्टूडेंट्स रह गए हैं तो वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। वी विल स्टार्ट इट इन 2-3 मिनट्स। टिल देन अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है या कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कमेंट में होते हैं, सो इफ़ यू विश यू कैन आस्क दैट क्वेश्चंस राइट नाउ। ओके, 7 आर लाइव राइट नाउ। ओके, सो कई सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के ये आ रहे हैं कि सर स्टेट्स के लेक्चर कब आएंगे, इको के लेक्चर कब आएंगे, बीए का लेक्चर कब आएगा। सो इन द लास्ट 2 वीक्स आई वाज रियली हैविंग अ वेरी टाइट शेड्यूल, बिजी शेड्यूल, और कई सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। बट आज से फिर से ट्रैक पे आ गई है गाड़ी। वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आई विल ट्राई सैटरडे, ये 4 दिन जो वीक के है उसमें आपका कॉमर्स का पूरा वीडियोस अपलोड होते रहेंगे यूट्यूब पे। मोस्ट प्रोबेबली कल भी सेम टाइम पे लाइव लेक्चर होगा, सो डोंट मिस इट। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक, नोटबुक लेके मेरे साथ साथ ही सॉल्व कर रहे हो, ताकि आपको जो सॉल्व करने की थॉट प्रोसेस है वो भी पता चल जाएगी। ओके, स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 उसका पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन समझने के लिए हम फिर से बैक टू स्टैंडर्ड 10th चले जाते हैं, और वहाँ पे 2 चीज़ें हैं 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में जो आपको यहाँ पे पहले टॉपिक में रिवाइज भी करना होगा। थियरेटिकल टॉपिक, थोड़ा सा थियरेटिकल डिस्कशन कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है एंड थियरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है। कौन सी 2 चीज़ें पढ़नी है हमें? यू नीड टू नो अबाउट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थियरिटिकल प्रोबेबिलिटी। ये 2 चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट इजी हो जाने वाले हैं, क्योंकि 1.2 कंप्लीटली डिपेंड करती है थियरिटिकल प्रोबेबिलिटी में। स्टैंडर्ड 9th में आपको इतना तो याद नहीं होगा, 11th का याद नहीं रहता है तो 9th कहाँ से याद होगा। 9th में आप पढ़ के आते हो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, देन 10th में आपसे सामना होता है थियरिटिकल प्रोबेबिलिटी का। 10th में अगर आपने ये फॉर्मूला देखी हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ m/n, तो यही कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है और थियरिटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं एक कॉइन को 1000 टाइम टॉस करता हूँ प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ, सपोज राइट नाउ, अभी ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि मैं एक कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस कर रहा हूँ। सो टोटल आउटपुट कितने हैं मेरे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको मैं सिंबल दे देता हूँ n, कितने हैं? 1000। अब एक्सपेरिमेंट किया मैंने और उस एक्सपेरिमेंट में 1 आध 2 घंटे 4 घंटे लग गए, 1000 बार मैंने टॉस किया और हेड्स आए सपोज 700 टाइम्स। 700 टाइम हेड आया और 300 टाइम टेल आया। तो अगर कोई मुझसे पूछता है दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, तो मैं कहूँगा कि मैंने 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया था, जिसमें से 700 टाइम्स हेड्स आया। तो ये जो प्रोबेबिलिटी मिली
दिस विल बी 0.7। ये हो गई एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्चुअल में कितना आया, हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट 1000 टाइम टॉस कर ले और 600 आ जाए, कोई टॉस करे 400 आ जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ठीक है। इमेजिन, चलो एक एक्सपेरिमेंट यहीं पे कर लेते हैं कि ये एक मार्कर है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ। सो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो मैं इसको कैच करूँगा या तो कैच नहीं करूँगा, ठीक है। सो देर आर टू पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट दैट आई एम थ्रोइंग द मार्कर अप, आइदर आई विल कैच इट और आई विल मिस द कैच। अब अगर मैंने इसको 2 बार किया और दोनों ही बार मैंने इसको कैच कर लिया, तो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि 2 आउट ऑफ 2, दैट विल बी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग द मार्कर। बट थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी कुछ अलग ही है। थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी ऐसा कहता है कि आपके एक इवेंट में, एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट हो रहे हैं सब इक्वी प्रोबेबल है। थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी किस कंसेप्ट पे डिपेंड करती है, दैट ऑल द इवेंट्स are equiprobable events. So according to theoretical probability ऐसा मान के चलता है कि अगर आप कॉइन 1000 टाइम टॉस करते हो तो 500 बार हेड आने के चांसेस है और 500 बार टेल आने के चांसेस है। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंक रहा हूं 2 बार, तो जितने चांसेस कैच करने के हैं उतने ही चांसेस होंगे कि मैं कैच ड्रॉप कर दूंगा। क्लियर। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर हेड्स आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स 1 हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, मैंने कॉइन को टॉस किया और देखा तो क्या आया था, हेड आया था, तो 100% मेरी प्रोबेबिलिटी हेड्स की कितनी हो गई, 1। अब अगर वही चीज थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी में पड़ी जाए तो थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी में हम कहेंगे कि हेड आने के चांसेस आधे हैं 1/2 और टेल आने के चांसेस आधे हैं। सो आई होप सो आपको यहाँ पे थोड़ा ओवरऑल मैंने दे दिया कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है, थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है जितने आउटकम हो रहे हैं एक्चुअल में डिवाइड बाय टोटल, जबकि थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी में जितने भी आउटकम्स होते हैं सबको इक्वी प्रोबेबल माना जाता है, सबके होने के चांसेस हम इक्वल गिनते हैं। क्लियर टिलियर, एनी डाउट इन दिस? क्या है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और क्या है थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी? 1000 टाइम मैं कॉइन को टॉस करता हूं और उस 1000 टाइम्स का थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी या इक्वी प्रोबेबल इवेंट मान के चलूं तो जितने टेल आने के चांसेस है उतने चांसेस है हेड्स आने के। तो अकॉर्डिंग टू थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी अगर कोई पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स तो मैं कहूंगा 500 टाइम्स हेड्स आ सकता है आउट ऑफ 1000, तो आपका आंसर आएगा 0.5, दैट इज 1/2। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हो सकता है कि वो कुछ और हो। एक्सपेरिमेंट करने पे किसी के 700 आ सकते हैं, किसी के 800 आ सकते हैं। हो सकता है कोई इतना लकी हो कि 1000 में से 1000 हेड आ जाए, और हो सकता है कि कोई के 1000 में से 1000 टाइम्स टेल आ जाए। सो दैट विल बी योर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। बट थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी पूरा 1.2 आपका इस पर डिपेंड करेगा। सो पूरे 1.2 में हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू number of favorable outcomes of event upon total number of outcomes, total number of outcomes complete experiment के, जिसको हम डिनोट करेंगे m/n से। क्लियर। तो अगर मैंने कॉइन को 1000 टाइम टॉस किया तो n हो जाएगा 1000, उसमें से हेड आने के चांसेस कितने हैं 500, तो m हो जाएगा 500। तो आगे 1.2 में अब हर जगह पे मैं जहां भी m लिखूं तो आप समझ लेना कि वो है आपके एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम या हेड आने के आउटकम, टेल आने के आउटकम, जो भी आपको इवेंट दिया है उसके होने के पॉसिबल आउटकम। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है कि भाई वो टोटली कितना होता है। जैसे इस वाले केस में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि m क्या है, 500 चांसेस है हेड्स आने के, तो हमारा m हो जाएगा 500 और टोटल एक्सपेरिमेंट के चांसेस है 1000। सो दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट
दैट वी आर कंसिडरिंग इक्वी प्रोबेबल, सारे के होने के चांसेस इक्वल है। ओके, सो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, थियरिटिकल प्रोबेबिलिटी, इसके बीच में अगर किसी को कोई डाउट है या समझ में ना आया हो, और अगर समझ में आ गया तो लाइव में यस कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। और अभी भी अगर किसी को डाउट हो कि इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स क्या है, थियरिटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, डिटेल में अगर आपको समझना हो और प्रैक्टिस करनी हो, तो क्लास 10th उसकी प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, उसका 4th लेक्चर देख लेना, थंबनेल बना हुआ होगा कैन यू टॉस फॉर 1000 टाइम्स, तो वो वाला आप इवेंट वीडियो देख लेना, तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है और थियरिटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, लेट स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लो 1.2 का। वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। मैं उसका सैंपल स्पेस बना रहा हूं, तब तक आप उसका क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से। ओके, गॉट द क्वेश्चन? क्वेश्चन में हमें दिया है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, अ बैलेंस कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 बारी टॉस करते हैं। लास्ट लेक्चर 1.1 में मैंने समझाया था ओ एन ऑन, ओ रेज टू एन, एक बार होने के कितने आउटकम है और उसको आप कितनी बार कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अगर आपका एक्सपेरिमेंट जो है उस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स आपको पूछे जाए तो n होगा आपका, अगर कॉइन को एक बार टॉस करो तो 2 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन यू आर टॉसिंग द कॉइन्स वंस। आप कितनी बार टॉस कर रहे हो? 3 बार, तो टोटल पॉसिबल आउटकम आ गए 8। चलो सैंपल स्पेस बनाते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ इन द बुक। ठीक है, ट्राई करो अपने आप। ओके, आई होप सो आपको ये सैंपल स्पेस मिला होगा। हेड्स 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 टेल, हेड्स टेल टेल, या टेल हेड टेल। इसके अलावा टेल 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 भी हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल हेड। ये 8 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं फॉर अवर गिवन एक्सपेरिमेंट। जब भी 3 बार कोई कॉइन को टॉस होता है या 3 कॉइन एक साथ टॉस किए जाते हैं तो उसका ये सैंपल स्पेस बनेगा। अब एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। पहला दिया है गेटिंग ऑल 3 हेड्स, तो मैं यहाँ पे एक इवेंट ए ले लेता हूँ। इवेंट ए है गेटिंग ऑल 3 हेड्स, तीनों के तीनों हेड्स आते हैं। अच्छा, अभी फॉर्मूला बता दी मैंने, किसी की भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? m/n। पूरे एक्सपेरिमेंट का n मुझे मिल गया। m क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन इवेंट। तो एक एक कितने आउटकम हो सकते हैं वो मुझे फाइंड करना है, m नहीं पता, लेकिन n मुझे पूरे एक्सपेरिमेंट का पता चल गया। सभी जगह पे n कितना लूंगा मैं? 8 लूंगा। ओके, चलो गेटिंग ऑल 3 हेड्स। ओके, हेड्स आने के कितने पॉसिबल है आउटकम? ऑल 3 हेड्स, ये एक। इसके अलावा कहीं भी तीनों के तीनों हेड नहीं आते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ m = 1। एक ही आउटकम ऐसा है जो हमारे इवेंट को सेटिस्फाई करता है, तो मैंने m कितना ले लिया? 1, और हमें पता है n तो कितना है? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a = m/n, दैट इज 1/8। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट एक इवेंट ले लेते हैं हम b। इवेंट b क्या है? ओके, देयर इज अ क्वेश्चन 2 कैसे आया यहाँ पे कि सर 2 कैसे आया? आई एम टॉसिंग अ कॉइन। तो ये फॉर्मूला को समझो, O⁴n। O⁴n का मतलब होता है, O स्टैंड्स फॉर एक बार करने के आउटकम। एक बार कॉइन को टॉस किया तो या तो वो हेड हो सकता है
या फिर वो टेल हो सकता है। तो अगर आप कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो कितने आउटकम आते हैं? 2 आउटकम। उस कॉइन को आप कितनी बार टॉस कर रहे हो? 3 बार, तो 2:3। अगर 2 बार टॉस करते तो 2:2, 4 बार टॉस करते तो 2:4। गॉट इट? 2 कैसे आया उसका आंसर? ओके। इवेंट बी, नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड। आपका इवेंट बी है नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, एक भी हेड नहीं आएगा, नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड। तो उसके लिए हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है? m। तो यहां से गिन लो किसके अंदर एक भी हेड नहीं है। तो देखो ये एक लौता एलिमेंट, बाकी सब में हेड आता है, इसमें हेड नहीं आता, तो मेरा m हो जाएगा 1 और n तो है 8, तो आपके b की प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/8। क्लियर टिल हियर? नाउ लेट अस मूव अहेड। एक और इवेंट ले लेते हैं C। अलग अलग नाम आप दे सकते हो, A1, A2, A3, दिस डिपेंड्स ऑन अस। A लेना, B लेना, C लेना, नाम में क्या रखा है। यू कैन टेक A1, A2, A3, A4। चलो क्वेश्चन नंबर 3, टू गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एक इवेंट दिया हुआ है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो इवेंट C के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम ढूंढो, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ओके चलो एक काम करते हैं, मैं सभी इवेंट के क्वेश्चंस लिख देता हूं, मीनवाइल आपको सोचने का समय मिल जाएगा। आप लोग इवेंट C, D आगे जितने भी सब क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका सिर्फ M सोच के रखो और कमेंट करते जाओ लाइव सेक्शन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ C विल बी m/n। M हम अभी ढूंढ लेंगे। फिर हम एक इवेंट ले लेते हैं D। व्हाट इज D? D इज गेटिंग मोर देन 1 हेड। आई होप सो आप लोग कमेंट सेक्शन में या लाइव सेक्शन में इन सभी के M के आंसर्स दोगे। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, उसका M आपको फाइंड कर लेना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D मिल जाएगा m/n। देन मूविंग अहेड, लेट अस टेक अदर इवेंट। इवेंट ले लेते हैं E, गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड। ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म, गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो उस इवेंट के लिए m कितना होगा और प्रोबेबिलिटी होगी m/n। m की वैल्यू हम डाल देंगे, n तो हमें पता है। देन आफ्टर E लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ f, लेस देन 2 हेड्स, लेस देन 2 हेड्स, 2 हेड से कम होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आप ढूंढो, प्रोबेबिलिटी मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा। देन आफ्टर F लेट अस टेक G। लगता है पूरी ABCD ख़त्म करवाएंगे ये लोग। गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली, गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली। जिसका इंग्लिश प्रॉपर होगा ना उसको सभी चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या दिया है क्या पूछा है। चलो इतना सॉल्व करते हैं हम। लेट्स सी आप लोगों के आंसर आए या नहीं। ओके सना, इसका आंसर गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, शी हैज़ गिवन 4। ओके लेट अस सी। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक बार, एक से ज़्यादा है तो चलेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर हेड नहीं आता है। सो योर आंसर इज रॉन्ग, इसके अंदर 4 नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछा है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब वो जब करते थे ना 5th 6th 7th में, टीचर आपको मार मार के पढ़ाती थी बेटा एटलीस्ट का मतलब एटमोस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे कम से कम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वो हमने कभी सीखा ही नहीं, उसको ऐसे ही स्किप कर दिया। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा है तो चलेगा, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो एक से कम वाला ये है, इसमें एक भी हेड नहीं आता है, तो बाकी बचे हमारे फेवरेबल आउटकम है सी के। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7। पता चला है कैसे 7 आया, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड।
एटलीस्ट बोला है, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो सभी में एक हेड आता है। हाँ, एक से ज़्यादा है तो चलेगा। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। चलो नेक्स्ट, गेटिंग एटलीस्ट, ओके दोनों सेम क्वेश्चन ही लिख दिए मैंने। थर्ड क्वेश्चन है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एंड फोर्थ है गेटिंग मोर देन वन हेड। ओके, यहाँ पे चेंज है, गेटिंग मोर देन वन हेड। एक हेड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक हेड या उससे कम नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ एक से ज़्यादा है, यहाँ एक से ज़्यादा है, यहाँ एक से ज़्यादा है, और यहाँ, सो 1 2 3 4, तो m हो जाएगा 4। टोटल आंसर आएगा 4/8, और फ्रैक्शन को जितना हो सके उतना कट करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखो। ऐसा लिखोगे तो हो सकता है पेपर चेकर शायद आपके मार्क्स कट कर दे। 4/8 के बदले आप क्या ले लो, 1/2। हाँ, यहाँ कट करने नहीं बैठना है, ठीक है, फिर कैलसी से 7/8 लिख के मत आ जाना। इतना रखो, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो उतने सिंपलेस्ट फॉर्म में रखो। ओके, देन एटमोस्ट वन हेड। ओके, एटमोस्ट वन हेड। आपने इतने सारे आंसर्स तो दिए हैं, बट कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो वो भी तो लिखो, मेंशन करो कि इवेंट कौन सा है। कोई नहीं, ई इज़ एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, एक बहुत हो गया, एक से ज़्यादा नहीं चलेगा, एक से कम होगा तो चल जाएगा। एटमोस्ट का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम एक से कम है तो चलेगा। तो ऐसे सारे इवेंट ले लो जिसमें हेड एक या उससे कम है। तो देखो 1 2 3 4, ये 4 ऐसे इवेंट है जिसके अंदर आपका हेड एक या उससे कम है। सो अगेन 4/8, दैट इज योर 1/2। लेस देन 2 हेड्स, 2 से कम होने चाहिए। तो देखो यहाँ 2 से ज़्यादा, यहाँ एग्जैक्टली 2, तो इसको भी नहीं लेंगे। 1 2 3 4, ये 4 जो मैंने टिक किए ये ऐसे इवेंट है जिसमें 2 से कम हेड्स आते हैं। तो अगेन यहाँ पे आंसर लकीली क्या आया, 4/8, दैट इज 1/2। देन गिवन हेड एंड टेल अल्टरनेटली। एक हेड आता है, फिर टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया। तो देखो ऐसा कहाँ पे हो रहा है, ये रहा, टेल हेड टेल, तो टेल के बाद हेड, हेड के बाद टेल, तो ये हुआ अल्टरनेट। सो दिस वन, ये एक और ये एक। देखो इसमें अल्टरनेटली हेड टेल आता है, टेल फिर हेड फिर टेल, इसके अंदर भी हेड फिर टेल फिर हेड। तो यहाँ पे हमारा m हो जाएगा 2। योर आंसर विल कम 2/8, दैट इज 1/4। अब h ले लेता हूँ मैं, एक लास्ट इवेंट, गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल। मोर हेड्स देन टेल, आपके हेड्स वो टेल से ज़्यादा होने चाहिए। चलो कितना होगा m, देखो यहाँ पे हेड्स ज़्यादा है टेल से, यस, यहाँ भी टेल से हेड ज़्यादा है, टेल 1 है, हेड्स 2 है, तो 1 2 देन 3 और 4, ये 4 ऐसे आउटपुट है जहाँ हेड्स ज़्यादा है टेल से। तो अगेन यहाँ पे m आएगा 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन h आएगा 4/8, दैट इज़ 1/2। सो क्लियर टिल हियर? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो कि भाई कहाँ पे क्या। आई थिंक बहुत ही ईजी था, ये क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी ईजी। ओके, नाउ शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन कराया है, मे बी क्वेश्चन नंबर 8 है। 1.1 में एक क्वेश्चन है जहां पे हमने डाइस को थ्रो किया था और उसकी पूरी सैंपल स्पेस लिखी थी, 1 1 1 2 1 3, और सैंपल स्पेस कैसे लिखना है वो तक मैंने सिखाया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 यू विल डू इट ऑन योर ओन, ईजिली हो जाएगा। सैंपल स्पेस लिख लेना और फिर सॉल्व करना। अच्छा, एक एडवाइस देता हूँ आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड, एग्जाम के अंदर सैंपल स्पेस बनाना अगर पूछा है तो बनाओ, वरना क्वेश्चन अगर आप बिना सैंपल स्पेस के सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन,
अगर आप ये बनाते हो तो आपको सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। अदरवाइज अगर आप ये सैंपल स्पेस नहीं भी लिखोगे, क्वेश्चन में कहीं पे पूछा नहीं है सैंपल स्पेस लिखो, क्योंकि अगर आपको 1 मार्क में क्वेश्चन दिया है और कहा है अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, तो वो डाइस का सैंपल स्पेस 1 मार्क में बनाओगे आप पूरा? नहीं। अगर वो 1 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन है, तो सैंपल स्पेस बना दो, वो आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है और उस एक क्वेश्चन के रिलेटेड पॉसिबल आउटकम आप खुद सोच पा रहे हो, तो सैंपल स्पेस को मत बनाना। एक्सरसाइज 1.1 में कंपलसरी था, क्योंकि वहां पे कहते थे कि इसका सैंपल स्पेस लिखो। 1.2 में जहां जहां भी जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि हाँ ये तो मैं ओरली कर सकता हूं, सोच सकता हूं इसके पॉसिबल आउटकम, तो आपको सैंपल स्पेस नहीं लिखना है। 1.2 में एक ही जो चीज करनी है आपको, टोटल आउटपुट कितने हैं और हम जिस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, हम जिस इवेंट की बात करते हैं, उस इवेंट के पॉसिबल आउटकम कितने हैं। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमारे समझ के लिए, इजीनेस के लिए सैंपल स्पेस लिख रहा हूं। अगर आप एग्जाम में नहीं लिखते हो, डजेंट मैटर। वन फैमिली is randomly selected from the families having 2 children। ऐसा क्वेश्चन आया था 1.1 में भी, लेकिन इजी है, इसका सैंपल स्पेस इतना बड़ा नहीं है तो कर लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ चाइल्ड इज अ गर्ल एंड 1 चाइल्ड इज अ बॉय। तो आपको कहा है कि ऐसी फैमिली है जहां 2 चिल्ड्रन है, तो 2 चिल्ड्रन के लिए मैंने सैंपल स्पेस बताया था। क्या हो सकता है कि या तो दोनों के दोनों बॉय है, या दोनों की दोनों गर्ल है, या हो सकता है कि जो बड़ा वाला चाइल्ड है वो बॉय है और उससे छोटा वाला गर्ल है, या हो सकता है कि जो बड़ा चाइल्ड है वो गर्ल है, छोटा चाइल्ड है वो बॉय है। तो ये बन गया आपके एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। अब उसमें हमें पहले एक इवेंट दिया है। क्या इवेंट दिया है? टेक अ इवेंट वेयर 1 चाइल्ड इज अ गर्ल एंड 1 चाइल्ड इज अ बॉय। आपको इनमें से एक फैमिली को सिलेक्ट करना है। कैसी फैमिली होनी चाहिए? 1 चाइल्ड इज बॉय एंड 1 चाइल्ड इज गर्ल। तो चलो सोचो m कितना होगा। ठीक है, मैं आपके रिप्लाई के लिए वेट नहीं करूंगा, बिकॉज आई नो इट, इजीली आ जाएगा। एक गर्ल होनी चाहिए, एक बॉय होना चाहिए, तो गर्ल बॉय। तो टोटल इवेंट ए के पॉसिबल आउटकम है 2, लेकिन पूरे एक्सपेरिमेंट के आउटकम कितने हैं? 4 आउटकम है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा n है हमारा 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 चाइल्ड बॉय एंड 1 चाइल्ड गर्ल विल बी m/n, that is 2/4, that is 1/2, that is 0.5. Let us take other event B. At least 1 child is girl child among the 2 children. Event B कैसा है? Event B is that select a family. एग्जाम में आप ऐसा शॉर्ट में आगे पीछे लिख सकते हो। Select a family wherein there is at least, कम से कम 1 गर्ल चाइल्ड। तो ऐसी फैमिली सिलेक्ट करनी है जिसमें एक तो गर्ल होनी चाहिए, एक से कम गर्ल वाले नहीं। तो ये हटा दो, इसमें एक भी गर्ल नहीं है। तो हमारे इस वाले इवेंट के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम है 1, 2 और 3, और हमारे इवेंट या इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी m/n, दैट इज़ 3/4। गॉट इट? इसकी 1/2, इसकी 3/4। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? देखो हर जगह पे नीचे नोट में दे दिया है, एज्यूम दैट द चांस ऑफ चाइल्ड बीइंग अ बॉय एंड गर्ल इज सेम। प्रैक्टिकली देखो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कह सको कि बॉय आएगा या गर्ल आएगा, है ना। वैसे थियरिटिकली हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई एक बॉय हो, जितना चांसेस बॉय के आने के हैं उतने ही चांसेस गर्ल के आने के हैं, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, है ना। हो सकता है कि किसी को दोनों के दोनों बॉय हो, किसी के दोनों गर्ल हो। तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली कुछ और होता है। हम पूरी जो 1.2 सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं थियरिटिकली। अच्छा, अब एग्जाम में तो आपको सब मिक्स आएगा।
एग्जाम में थोड़ी ब्रैकेट में देंगे कि भैया ये 1.2 का सम है, ये 1.1 का सम है। तो एग्जाम में ज़्यादातर जगह पे आपको लिख के देंगे अ फेयर डाइस, अ फेयर कॉइन, ठीक है। तो वहाँ पे, और या तो ब्रैकेट में लिख देंगे अज्यूमिंग फेवरेबल आउटकम। क्या लिख के दे देंगे? एज्यूमिंग फेवरेबल आउटकम। तो आप समझ जाना कि ये इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लो। One number is selected at random from the first 100 natural numbers. Find the probability that the number is divisible by 7. अब अगले कुछ क्वेश्चन है ना, आपको ऐसा होगा कि हम 10th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, आपको रियलाइज होगा कि 10th में आपको कहा जाता था कि 10th इंपॉर्टेंट है, 10th आगे भी काम आती है, या आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो भी मैथ्स पढ़ा हो, चाहे 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, आने वाले कुछ चैप्टर्स आपका प्रोबेबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, लिमिट है, वो सब आपको रियलाइज करवा देंगे कि जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था ना, वो यहाँ अप्लाई करने से सम बहुत ईजी हो जाता है। क्वेश्चन पूछा है वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो सैंपल स्पेस लिखने मत बैठो, सैंपल स्पेस पूछा ही नहीं है, हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किसके? एक्सपेरिमेंट के, पूरे एक्सपेरिमेंट के। उसको हम नाम दे देते हैं n। कितने हैं टोटल आउटकम्स? 100। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। नेचुरल नंबर 1 से 100 तक हमें दे दिए हैं। अब हमें क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो पहले मैं एक इवेंट बना दूंगा। हर बार मैं ऐसा एक इवेंट क्यों बनाता हूँ? कुछ स्टूडेंट्स को होगा ऐसा क्वेश्चन, सर बार बार ABCD क्यों लेते हो? क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसका एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 7। तो अब मैं हर जगह वैसा पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं छापूंगा, तो मैं यहाँ पे A के बदले लिख दूंगा कि A इज इवेंट दैट नंबर सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 7। तो आपको A के लिए टोटल आउटपुट पता होने चाहिए कि 1 से 100 तक में कितने नंबर है जो डिविजिबल है 7 से। तो गिनने बैठ जाओ, सर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, है ना, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ऐसा गिनते रहो। कब तक गिनना? 100 से छोटा होना चाहिए। तो वो करोगे तो भी आपका आंसर आएगा m = 14। ठीक है, इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते थे। अब ये तो दिया है n = 100, तो आप में से कहीं ने गिन लिया होगा। हाँ देखो, यहाँ गिन के रख दिया m = 14, तो गिन लिया होगा। ज़्यादातर, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि सबने गिना होगा, हो सकता है कुछ लोगों को जो मैं टेक्निक कह रहा हूँ वो भी पता हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? 7 1 जा 7 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, वो करते करते 98 पे पहुँचेंगे कि 14 7 जा 98, और फिर पता चलेगा हाँ 14। सेकेंड लॉजिकल थिंकिंग क्या है? अगर सपोज 100 के बदले 1000 होता तो कर लो काउंट, मैं वेट करता हूँ, कर लो काउंट, कर लो कितना होगा, है ना। बट बड़े नंबर्स जब देते हैं तब हम काउंट करने नहीं बैठेंगे, तब आपका स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 5 AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूर पढ़े तो। ज़्यादातर तो इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, लॉजिकली हो सकता है। लॉजिकली सोचना है कि 7 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है? 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। बट कहाँ तक जाना है? 100 से छोटा होना चाहिए। तो सोचो ना कि भाई 7 किसके टेबल में आता है और वो 100 से छोटा हो, तो 15 7 जा 105 और 14 7 जा 98। हाँ, तो 14 7 जा ले लो, आंसर आया 14। सो दिस इज लॉजिकल थिंकिंग। आई एम ट्राइंग कि मैं आपको बता सकूँ कि थॉट प्रोसेस क्या है। m = 14 आएगा। अगर यहाँ डिविजिबल बाई 3 दिया होता तो फिर आप 3 से सोचते कि भाई ये 3 से कैसे होगा। सो यहाँ पे हमारा टोटल फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट A कितने आए? 14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आएगी m/n, दैट इज 14/100। चाहो तो इसको कट कर दो, 2 7 जा 250 जा 7/50। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। Take a screenshot of it. Okay. Shall we move to question number 5? इसमें कोई डाउट किसी को? Any doubt in this? Then please you may ask.
नो डाउट्स, ओके गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस दे दिया आपको, खुश रहो जीते रहो, सैंपल स्पेस ही दे दिया है 1 2 3। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जब जब क्वेश्चन टफ हो, ट्रिकी हो, तो सॉल्यूशन इजी होता है, और जब क्वेश्चन इजी हो जाए, क्वेश्चन में सब गिवन दे दे आपको, सब हलवा हलवा दे दे, तो फिर सॉल्व करने में थोड़े सा ट्विस्ट होती है, थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है। ऑलवेज इट हैपेंस इन मैथ्स अकॉर्डिंग टू मी। जब जब क्वेश्चन ट्विस्टेड है, ट्रिकी है, तो लॉजिकली सोचो आंसर आ जाएगा, लेकिन जब जब ऐसा हलवा क्वेश्चन दे देते ना, तभी टफ पड़ता है। सैंपल स्पेस दे दिया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो पता चल गए 120, इतना तो सबको आ ही जाना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब हमें 5 अलग अलग इवेंट दे के रखे हैं और हमें पूछा गया है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको। पहला, अ मल्टीपल ऑफ 3, हम एक एक इवेंट ले जाते हैं। आई होप सब आपको मेरी थॉट प्रोसेस समझ में आ गई कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। देयर इज़ अ इवेंट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एक्चुअल में आपको लिखना होगा इवेंट दैट नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे देखना, एक ट्रिक दे रहा हूँ, ट्रिक तो नहीं होती है वैसे, लॉजिक ही होता है, इट इज़ प्योर लॉजिक। जिन स्टूडेंट्स का लॉजिक क्लियर है ना, उनके लिए प्रोबेबिलिटी के कैसे भी वो आंसर ले आएंगे, डजेंट मैटर मेथड है नहीं है, आप प्रोबेबिलिटी का आंसर ले आए ना, वो सबसे बड़ी बात है। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रोबेबिलिटी में। मल्टीपल ऑफ 3, तो सबसे पहले ए का सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में लेंथी वे क्या है, जिन बच्चों को नहीं आती ये सब मेथड और एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, होगा बोर्ड एग्जाम में, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी मुझे देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, तो आपके साथ होगा कि प्रोबेबिलिटी का पता नहीं कुछ उटपटांग सा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आ रहा है, तो उसको एग्जाम में लास्ट में सॉल्व करना। क्यों लास्ट में सॉल्व करना? क्योंकि वो आपका ज़्यादा टाइम ले लेगा। अब जो स्टूडेंट्स को मेथड नहीं पता होगी, लॉजिक क्लियर नहीं होगा ना, वो क्या करेंगे, 3 का टेबल लिखना चालू करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, करते 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 बोले हमें 120 तक पहुंचना है, वो इस चीज़ को गिन लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मे बी शायद किसी ने कमेंट कर भी दिया हो, आ गया कमेंट, m इज़ 40, ठीक है। तो ऐसे भी ला सकते हो गिन के भाई 3 3 3 3 3, ठीक है। अब इसके बाद के क्वेश्चन में दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 4, उसके बाद के क्वेश्चन में दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 बोथ। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन दे दे मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 9, तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। एक तो 10 स्टैंडर्ड की मेथड एपी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो एपी में फॉर्मूला थी Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू दी, उससे n निकाल लो और n आएगा आपका 40। और अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक बहुत ही सिंपल है, यहाँ से अगर मैं नंबर्स लिखूँ, ध्यान देना, आई नो थिंग्स आर ईजी, बट जब एग्जाम में कॉम्प्लेक्स सम आ जाएगा ना, तब टफ पड़ेगा। या 1200 दे दूँ तो सपोज़ यहाँ इसके बदले में 1200 दे दूँ या 1600 दे दूँ या 2100 दे दूँ, तब फिर गिनना बहुत मुश्किल होगा, तब आपको लॉजिक वाली मेथड करनी होगी। तो स्टूडेंट क्या सोचना है आपको कि अगर मैं पहले 3 नंबर सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो 3 है, वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। अगले 3 नंबर है 3 का मल्टीपल, यस और नॉट। इसके बाद आप पहुँचो 7 8 9, तो अगले 3 नंबर है 3 का मल्टीपल। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या कहता है कि अगर आप 1 से स्टार्ट करो तो हर तीसरा नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है। अगर आप 1 से स्टार्ट करो तो हर तीसरा नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है। तो चाहे कितने भी नंबर दिए हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/3, ठीक है। अगर 100 नंबर दिए हो तो 1/3। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूँ हर तीसरा नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है। टोटल मेरे कितने नंबर है 120, तो 120 के 3 हिस्से कर दो, 40 40 40, तो 3 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे, 40 नंबर डिविजिबल होंगे 3 से। द थॉट प्रोसेस कि सर पहला और दूसरा नंबर डिविजिबल नहीं था, तीसरा 3 से डिविजिबल है, हर तीसरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो मैंने 3 हिस्से कर दिए, मेरा आंसर आया 40। तो यहाँ m मिला 40, n हमें पता है 120, प्रोबेबिलिटी ऑफ a हो जाएगी m/n
40/120, 0 0 कट, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/3। ओके, अब ये जो चीज़ मैंने सिखाई ना, इससे आप कई सारों के मल्टीपल निकाल सकते हो। अगर पूछा है मल्टीपल ऑफ 4, अगले कुछ क्वेश्चन में पूछा ही होगा, क्या पूछा होगा, मल्टीपल ऑफ 4, तो आप 4 के लिए लॉजिक क्या लगाएंगे, 4 का मतलब होता है हर चौथा नंबर डिविजिबल बाय 4 होता है। देख लो 4, उसके बाद 8, फिर चौथा नंबर 12, फिर चौथा नंबर 16, वो डिविजिबल होते हैं 4 से। तो आपका जो गिवन डेटा है, मैं एक इवेंट ले लेता हूँ, उस इवेंट को नाम दे देता हूँ C, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। तो उसके लिए मुझे M मिल जाएगा डायरेक्टली। M क्या होगा, टोटल है 120, मल्टीपल है 4 का, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 30। सो यू गॉट M इक्वल्स टू 30। गेटिंग किस तरीके से करना है, ओके लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ आउटपुट फाइंड करो मल्टीपल ऑफ 5 के लिए, और मल्टीपल ऑफ 7 के लिए भी फाइंड करो। लेट अस सी आपको ये समझ में आ गया कि नहीं। मल्टीपल ऑफ 5 के लिए भी फाइंड करके रखो और 7 के लिए भी फाइंड करके रखो, सिर्फ उसका मुझे M बता दो। ओके, आफ्टर A हमें दिया है B, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज इवेंट C के बाद दिया है D, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, आया आंसर। फाइंड करो इसके लिए। अगर 5 होगा तो 120 टोटल है, और अगर मल्टीपल ऑफ 5 पूछा होता तो क्या आंसर आएगा, मल्टीपल ऑफ 7 पूछा है तो M कितना आएगा, ओके गुड, वेरी गुड, 24। अगर मल्टीपल ऑफ 5 पूछा है तो आएगा 24, और 7 पूछा है तो 120 को 7 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो उसके राउंड फिगर में छोटा नंबर ले लेना। 7 से कितना आएगा चेक करो, 120 डिवाइड बाई 7, 7 वन ज़ा 7, देन बचा 5, 50, 7 7 17 आएगा, 17 पॉइंट समथिंग, तो हम लेंगे 17। तो 127 के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, 17। सो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल ट्रिक जिससे आप कर सकते हो सॉल्व। चलो ये समझ में आ गया। C इज़ मल्टीपल ऑफ 4, टोटल पॉसिबल आउटकम C के मिले 30, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C होगा M/n। C वाला जो इवेंट है वो होने के चांसेस है 30, टोटल चांसेस है 120, आंसर आया 1/4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, D इज़ नॉट अ मल्टीपल 4। ओके, ये दो क्वेश्चन, इसके आंसर कोई देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B और D डायरेक्टली कर सकते हो आप, यू कैन डू इट डायरेक्टली। अगर आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी पता है इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स की, मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा था, फर्स्ट लेक्चर में, इक्वी प्रोबेबल इवेंट की प्रॉपर्टी है मल्टीपल ऑफ 3। अगर आपको कोई कहता है किसी चीज़ के होने की चांसेस है 0.6, तो उस चीज़ के ना होने के चांसेस है 0.4। 10th में भी पढ़ गए और मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी कहा था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो क्या यहाँ मैं कह सकता हूँ B इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है B इज़ A', B खुद A का उल्टा है। तो आप सिंपली क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, मल्टीपल ऑफ 3 होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, और ना होने की पूछी है, ठीक है, अगर पूछा गया है कि भाई यूट्यूब का लाइव लेक्चर सर का चालू है, चालू में ही बंद हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है सपोज 0.2, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 0.2 0.8। समझ रहे हो, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला बताया जाए तो आपको ऐसा फॉर्मूला आता था कि P ऑफ A डैश इज़ 1 - P ऑफ A, 10th स्टैंडर्ड में लर्न रखना, कि किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी उसके होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो। तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ B की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली लिखेंगे, P ऑफ B इज़ 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। सो 3 - 1 LCM लिया 2/3। इन द सेम वे अगर यहाँ पे हमें पूछा है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/4, दैट इज़ 3/4।
ओके गुड, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था। ओके इवेंट डी एम इज़ 90, कैसे, हाउ एम 90 कैसे आएगा इवेंट डी में? इवेंट डी है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके यस यस, सॉरी माय मिस्टेक। एम आएगा 90, बट एम को ढूंढते ही क्यों हो? डोंट फाइंड एम, एम ढूंढना ही नहीं है, डायरेक्ट सोचो कि अगर होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। आपने ऑलरेडी इतना सारा माइंड यहाँ यूज़ किया है कि मल्टीपल ऑफ 4 में एम कितना आएगा, उसके लिए आपने ऑलरेडी इतना सारा हार्ड वर्क किया है। तो फिर जब नॉट पूछा है तो 1 माइनस कर दो। ओके देन लास्टली पूछा है, हाँ यहाँ पे आपका माइंड यूज होगा। चलो 5th नंबर के लिए एम बताओ कितना आएगा? अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 5, इवेंट ई मल्टीपल ऑफ 3 and 4 बोथ। एंड बुलायो और नहीं बोला? एंड बुला है। एम कितना होगा? सोचो सोचो सोचो, एम कितना आएगा? सोचो, है ना। अभी मैंने वो स्टार्टिंग में आई थिंक जब मैंने ट्रिक बता रहा था तो कई सारों को ऐसा होगा, सर ये कौन सी ट्रिक है? 120 को डिवाइड बाई 4 कर दिया, 120 को डिवाइड बाई 3 कर दिया, 120 को डिवाइड बाई 5 कर दिया। ये तो हम भी कर सकते हैं, इसमें कौन सी ट्रिक है? अब सोचो। ओके सना कुरैशी सिंह एम इज़ 10। गुड गुड आंसर, नाइस। और कोई आंसर? एम इक्वल्स टू 10 करेक्ट आंसर। और कैसे आता है वो देखो, 2 वेज। हर चीज़ के 2 वेज होते हैं, एक होता है हमारा वाला वे लॉजिकल वे, और एक होता है टेक्निकल वे कि वो कैसे आता है। ठीक है, लेट मी रब दिस थिंग्स। लॉजिकल वे सिंपल है कि 30 आने के लिए या 3 से 3 का मल्टीपल होने के लिए m था आपका 30 था 40, ओके इट वाज 40, और 4 का मल्टीपल होने के लिए m था 30। तो कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सर इसका लमसम डिफरेंस ले लो ना 10। कईयों का होगा कि सर 3 के लिए m आता है 40, 4 के मल्टीपल के लिए m आता था 30, तो 40 में से 30 निकाल दो 10। आंसर राइट है, लकीली तुक्का सही गया कि भाई 40 माइनस 30 आया 10, दैट इज़ राइट। यहाँ पे m आएगा 10। बट लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट लॉजिक। एग्जैक्ट लॉजिक के लिए चले जाओ क्लास 7th या क्लास 6 में, जहाँ आपको सिखाया जाता था LCM। आई गारंटी शीट आपको ऐसा इस वे में नहीं मिलेगा। आई विल गिव यू द बेस्ट आउट ऑफ द रेस्ट। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या कहा है? मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 भी होना चाहिए। तो 3 और 4 का LCM निकाल लो। 3 और 4 का LCM कितना है? 12। तो आपको जो नंबर दिए हैं 1 से लेके 120, उसके 12-12 हिस्से करो। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, 3 का मतलब होता है हर तीसरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, 4 का मतलब है हर 4th नंबर वो 4 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ LCM आया 12, इसका मतलब हर 12th नंबर वो डिविजिबल होगा 12 से। तो 120 डिवाइड बाई 12 गिव यू 10। मैंने क्यों यहाँ LCM लिखा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर दिया? लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। अगर मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूं जो आप कमेंट करके मुझे बताना, इवेंट F या अभी सोच के बता दो, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 6 बोथ। 3 और 6 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। सो यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने LCM लिखा है। आई होप सो अभी पता चल गया m कैसे 10 आया। m 10 कैसे आया कि यहाँ पे 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 4 का भी। 3 और 4 का LCM है 12, और 120 को 12 से डिवाइड कर दिया 10। ओके फाइंड आउट, इसके लिए सोच के रखो। प्रोबेबिलिटी E तो मिल गई हमें, P ऑफ E इज m बाई n, दैट इज 10 बाई 120 1 बाई 12। इसके लिए सोचो मल्टीपल ऑफ 3 and 6 बोथ, दोनों के लिए m कितना आएगा? टेक्निक बता दी मैंने आपको। टेक्निक इसलिए बताई क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 3 6 सर 6 3 जा 18 होता है ना, तो 120 को डिवाइड कर देते हैं 18 से, आंसर आ जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा, m नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि 3 और 6 वो प्राइम नंबर्स नहीं है।
ठीक है। 3 और 6 के बीच में कॉमन फैक्टर्स है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है एलसीएम ले लेना। 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। इट मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 बोथ के अंदर आपको मल्टीपल ऑफ 6 ही लेना है। तो 120 को डिवाइड करोगे आप 6 से, आपका यहाँ पे m आएगा 20। है किसी का 20 आया? नहीं, m इक्वल्स टू 6 है ना, 6 नहीं आएगा। सना कुरैशी 6 नहीं आएगा बेटा। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 बोथ, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का मल्टीपल के लिए इसका एलसीएम ले लो, 3 और 6। 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। 3 के टेबल में भी 6 आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है। एलसीएम आया इनका 6, तो 120 को किससे डिवाइड कर दिया आपने? 6 से डिवाइड कर दिया एंड यू गॉट द आंसर 20। तो इसके लिए आंसर आएगा 20। अगर आप अपने वो तुक्के वाले लॉजिक से जाओगे तो 120/18 आ जाएगा एंड यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। ओके, सो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व किया है। कमिंग लेक्चर होगा कल, टुमारो थर्सडे, वी विल मीट अराउंड 6 PM और 6:15 PM। एंड कई लोगों का आज कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स थे। आई एम रियली सॉरी कि पिछले कुछ 2 वीक से मैं आपके कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, बिकॉज आई वॉज रियली हैविंग अ वेरी वेरी बिजी शेड्यूल। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल गो थ्रू द कमेंट्स। और कमेंट में एक जो चीज़ मुझे कॉमन लगी थी वो यही थी कि सर इको बीए के लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा लाओ। डोंट वरी, कमिंग लेक्चर्स में आपका सारा पोर्शन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा। 15 डेज़ हम थोड़ा स्लो हो गए थे, वापस से पैडल अप करके हम बहुत ही ज़्यादा स्पीड में एक्सीलरेट करके आगे निकल जाएंगे। एंड आई विल मेक श्योर कि आपका बीए जो मैंने स्टार्ट किया है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, फटाफट मैं इसी मंथ में आपका सितंबर में कंप्लीट कर दूँ। आप लोग इस चीज़ का अगर चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट आस्क मी। ओके, तो इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं लेक्चर को। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक हमारे चैनल की लिंक शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों का भी 12th स्टैंडर्ड का, कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट्स हो उनके लिए हो सकता है ये वीडियोस हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर अकाउंट भी स्टार्ट करिए ना प्लीज़, सैना शेख। आई डोंट टीच अकाउंट बेटा। वंस अवर चैनल गेट मोनेटाइज और थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, बिकॉज यू नो अकाउंट पढ़ाने के लिए सर फ्री में नहीं आएगा। सो आई विल हैव टू हायर द बेस्ट फैकल्टी फॉर योर अकाउंट्स, तो उन्हें मुझे पे भी ऐसा ही करना होगा। सो वंस अवर चैनल गेट्स मोनेटाइज एंड वी आर हैविंग सम मोर ग्रोथ ऑन यूट्यूब, एडिक्वेट सब्सक्राइबर्स, मे बी 5,000 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, फिर शायद आपके अकाउंट की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँ। टिल देन बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।